मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आईएएस ट्यूटोरियल। मैं हूं राजेश्वर। क्लास 9th और क्लास 10th से संबंधित साइंस यानी विज्ञान को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। और क्लास 9th क्लास 10th ये एनसीईआरटी पर बेस्ड पूरा क्लास होगा। आपके प्रयोगशाला परिचायक और इसके अलावा पीएससी और व्यापम से संबंधित विज्ञान से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस क्लास 9th और क्लास 10th लेवल के होते हैं, जो इस क्लासेस के थ्रू आपका कवर करा दिया जाएगा। अब स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की हम बात करें तो साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप वेलोसिटी पढ़ते हैं, ग्रेविटी पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण, जो भी आपने साइंस के टर्म्स पढ़ा है, चाहे वह सीजीबीएसई का बोर्ड हो, एमपीपीएससी बोर्ड हो, झारखंड पीएससी हो, या कोई भी मतलब हम बोर्ड की बात करते हैं, चाहे सीबीएसई की बात करते हैं, कहीं पर कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि साइंस तो साइंस है, साइंस बदलने वाला नहीं है। इस नाम से हम एक स्टैंडर्ड को ध्यान में रख करके क्लास 9th और क्लास 10th का पूरा साइंस कवर कराने जा रहे हैं एनसीईआरटी के बेस पर। हम आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा मुख्य रूप से मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ, इससे संबंधित आज की क्लासेस रहेगी कि हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ या पदार्थ वास्तव में क्या होता है, मैटर क्या चीज़ है, इसी मैटर को हम समझेंगे। इसके साथ ही साथ पूरे 9th के चैप्टर को अगर हम देखें, सभी चैप्टर को देखें तो पदार्थ को कैसे यूज करना है सेकेंड चैप्टर में है, फिर एटम्स के विषय में है, एटम्स का स्ट्रक्चर, फिर मौलिक इकाई जीवन की, फिर ऊतक यानी टिश्यूज के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे चल करके हम मोशन और फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, और इसके अलावा हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं, प्राकृतिक संपदा क्या होती है, और खाद्य संसाधनों में सुधार। ये आपके क्लास 9th का इंटायर सिलेबस है एनसीईआरटी के आधार पर। तो इन सभी को हम लोग कवर करेंगे। आज का जो हमारा क्लास है वह होगा मैटर पर। मैटर अर्थात पदार्थ, है ना। पदार्थ क्या होता है, इसी पदार्थ को हम लोग समझेंगे। हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आज के इस लेसन में हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे आसपास किस प्रकार से पदार्थ पाए जाते हैं, हमारे आसपास के पदार्थों की क्या विशेषताएं होती हैं, पदार्थ कणों का किस प्रकार से संयोजन होता है, और पदार्थ की कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, और इन पदार्थों के कौन कौन से गुण धर्म होते हैं। इसके अलावा डिफ्यूज़न और वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण और विसिरण, इन दोनों को भी हम लोग समझेंगे। लास्ट में हम शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस क्या होता है, इस पर भी बात करेंगे। पदार्थ क्या है? पदार्थ को अगर हम परिभाषित करें तो व्हाट डू यू मीन बाय मैटर्स? मैटर्स क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं? वे वस्तुएं जो कोई स्थान घेरती हैं, जिसका एक निश्चित आयतन होता है ना, उन सभी मैटर्स को हम पदार्थ की संज्ञा देते हैं, या उन वस्तुओं को हम पदार्थ की संज्ञा देते हैं। इसको हम सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनते हैं, और इन कणों का अपना एक द्रव्यमान हो सकता है, और ये स्थान घेरती हैं। यानी पदार्थ का सिंपल सा परिभाषा ये है कि वह सभी वस्तुएं जिनका अपना मास होता है, द्रव्यमान होता है, और जो स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के, पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं
कि हम उसे इमेजिनेशन नहीं कर सकते। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें तो पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा कण अगर हम एक वाटर ग्लास में डालते हैं तो पूरा ग्लास धीरे से हम देखते हैं रिएक्शन के थ्रू नीला हो जाता है, रंगीन हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के कारण, है ना, ये पूरा का पूरा कलर पानी का चेंज हो गया। तो एक छोटा सा कण और पूरे वाटर ग्लास को वो कलरफुल कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो छोटा सा पदार्थ, उसमें ना जाने कितने महीन कण होंगे जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसी को यहाँ पर हमने पदार्थ कहा है। पदार्थ की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर्स? तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कैसे रिक्त स्थान होता है? जैसे नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट जैसे पदार्थ आसानी से जल के बीच मिल जाते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन कणों के बीच में कुछ न कुछ रिक्त स्थान होता है और इसी कारण से ये जल में आसानी से मिल जाते हैं। दूसरी विशेषता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, डायनेमिक होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील, डायनेमिक कैसे होते हैं? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें डायनेमिक एनर्जी होती है, यानी गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों में गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, डायनेमिक एनर्जी भी बढ़ती है। ये एक प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि पदार्थ के गुणों में क्या तापमान बढ़ने से उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आता है? तो आप कहेंगे यस, तापमान बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से पदार्थ के गतिज ऊर्जा में, डायनेमिक ऊर्जा में परिवर्तन आता है, अर्थात डायनेमिक एनर्जी बढ़ जाती है। तीसरा पदार्थ का गुण है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक दूसरे से बांधे रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। सबसे अधिक आकर्षण ठोस पदार्थों में होता है। इसके बाद, ठोस के बाद हम देखें तो गैसियस पदार्थों में और जल के पदार्थों में होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में पदार्थ के कणों का अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल भिन्न भिन्न होगा। पदार्थ की अवस्थाओं को अगर हम समझने का प्रयास करें तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। आपने क्लास 6 में भी इसको देखा होगा, क्लास 6 में आपने पढ़ा है। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर्स। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पदार्थ की 3 प्रमुख अवस्थाएं हमने देखा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो किसी भी पदार्थ की अवस्थाओं का बनना किस प्रकार से हो सकता है? अगर हम बात करें, ठोस की बात करें, तो ठोस में जो पदार्थ के कण आपको नजर आ रहे हैं वो काफी पास पास हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ठोस में अर्थात सॉलिड में, सॉलिड्स में पदार्थ के कण पास पास होते हैं और ये, इसका आयतन जो है फिक्स्ड हो सकता है। वहीं अगर हम द्रव की बात करें तो कंपेयर देन सॉलिड, कंपेयर देन सॉलिड, लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं। इस नाम से पदार्थ की दूसरी अवस्था द्रव में सॉलिड की अपेक्षा पदार्थ के कण दूर दूर होंगे। लेकिन अगर हम बात करें
गैस की, तो गैस में सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में पदार्थ के पार्टिकल यानी कण काफ़ी दूर दूर होते हैं, फैले होते हैं, और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं में आकर्षण बल भिन्न भिन्न होगा। अर्थात सबसे अधिक आकर्षण बल, सबसे अधिक अट्रैक्शन फोर्स हमें सॉलिड में नजर आता है, उसके बाद अट्रैक्शन फोर्स हमें लिक्विड अर्थात द्रव में नजर आता है, और अंततः हम सॉलिड एंड लिक्विड के कंपैरिजन में सबसे कम आकर्षण बल गैसियस पदार्थ में देखते हैं, गैस पदार्थ में देखते हैं। क्लियर है? अब हम देखें कि ठोस के गुणधर्म क्या होते हैं। एक एक करके हम तीनों अवस्थाओं को समझेंगे। ठोस, द्रव और गैस के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम सॉलिड के गुणधर्म को देखना चाहते हैं। सॉलिड के संदर्भ में अगर हम देखें तो इनका आकार निश्चित होता है, इनकी निश्चित सीमाएं होती हैं, स्थिर आयतन और संपीड्यता नगण्य होते। संपीड्यता मतलब किसी भी चीज को प्रेस करना, अगर रुई को आप प्रेस करते हो संपीड्य हो जाता है, यानी कि वो प्रेस्ड हो जाता है ना, उसको दबाया जा सकता है, तो संपीड्यता नगण्य होते। आप इसको ठोस को दबाओगे तो वो जैसे लोहा को, इस मोबाइल को, है ना, और इस पेन को ही देखें तो इसका आकृति निश्चित है, ठोस पदार्थ है, इसको इसकी संपीड्यता जो है नगण्य है, इसको अधिक दबाने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा, है ना। तो ठोस के गुण धर्म क्या हैं? इसका निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं होती हैं, निश्चित आयतन अर्थात संपीड्यता नगण्य होती है, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है, अंतर अणुक बल ठोसों में द्रव तथा गैसों से अधिक होता है। अंतर आणविक बल, इसी को हम फोर्स की बात कर रहे हैं, आकर्षण बल की बात कर रहे हैं। तो आकर्षण बल को ही हम किस नाम से जान रहे हैं? अंतर आणविक बल के नाम से जानते हैं, या अंतर अणुक बल या अंतर आणविक बल कहा जाता है, जो कि ठोस, द्रव और गैस के जो पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस फोर्स को ही हम अंतर आणविक बल के नाम से जानते हैं। क्लियर? आपने ठोस अर्थात सॉलिड के गुणधर्म को देखा, अब हम द्रव यानी लिक्विड के गुणधर्म को भी देख लेते हैं। द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है, तो निश्चित आकार नहीं है, लेकिन इसका आयतन क्या है? निश्चित है। इसको आप ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का आयतन वो घेर लेगा, किसी बकेट में रखेंगे तो बकेट का आयतन वो घेर लेता है, किसी प्याले में रखेंगे तो प्याले के आकार का हो जाता है। इसी नाम से द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, साइज निश्चित नहीं होता है। द्रव में बहाव होता है और इनका आकार बदलते रहता है। इनका अंतर आणविक बल ठोस के अपेक्षा क्या होगा? कम होगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, सबसे अधिक आकर्षण बल, अंतर आणविक बल किसका होगा? ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद फिर गैस का। गैस के गुणधर्म की बात करें तो ठोस एवं द्रव की तुलना में गैसों में कंप्रेशन काफी अधिक होता है, संपीड्यता काफी अधिक होती है। इनके कणों के बीच अंतर आणविक बल सबसे कम होता है, आकर्षण बल सबसे कम होता है। गैसों को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, यानी दबाया जा सकता है। इसी नाम से जो गैस होते हैं उसको बहुत अधिक कंप्रेस करके उसको लिक्विड में चेंज कर दिया जाता है, बहुत अधिक संपीड्य यानी कंप्रेस्ड करके, है ना। इनका विसरण काफी तीव्रता से होता है। विसरण का मतलब होता है फैलाव, स्प्रेड करना, फैल जाना। तो आप ठोस को फैलाने की कोशिश करोगे तो उसका तो निश्चित आकार है, निश्चित आयतन है, उसको आसानी से आप नहीं फैला सकते, है ना। अगर हम बहाव की बात करें तो बहाव
आपको लिक्विड में नजर आएगा, लेकिन गैसों में विसरण का गुण पाया जाता है, डिफ्यूजन का गुण पाया जाता है। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे अधिक अंतर आणविक बल ठोस में होगा, उसके बाद फिर द्रव में और फिर गैस में। कंप्रेशन की बात करें, संपीड्यता की बात करें, सबसे कम संपीड्यता या नगण्य संपीड्यता ठोस में होगी, फिर द्रव में, उसके बाद फिर गैस में सबसे अधिक कंप्रेशन या संपीड्यता होती है। ठोस में विसरण नहीं पाया जाता, गैस में विसरण पाया जाता है, और बहाव का गुण हमें द्रव में, लिक्विड में नजर आता है। क्लियर? वाष्पीकरण की अगर हम बात करें, वाष्पीकरण यानी इवेपोराइजेशन, तो इवेपोराइजेशन क्या है? क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होना, जल का वाष्प में परिवर्तित होना ही इवेपोराइजेशन या वाष्पीकरण कहलाता है। अब क्वथनांक और गलनांक, ये दो शब्द मैं आपको बताऊंगा, इन दोनों शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब तक आप क्वथनांक और गलनांक का परिभाषा नहीं जानेंगे, आपको इवेपोराइजेशन को परिभाषित करने में कठिनाई महसूस होगी। इवेपोराइजेशन क्या है एक बार और सुन लीजिए, फिर हम गलनांक और क्वथनांक को भी समझेंगे। इवेपोराइजेशन, वाष्पीकरण, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रोसेस, प्रक्रिया ही इवेपोराइजेशन कहलाता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो क्वथनांक को और दूसरा गलनांक को। अगर हम क्वथनांक की बात करते हैं, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वह तापमान उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जल का 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर यह जल उबलने लगता है, इसलिए जल का क्वथनांक 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस तापमान पर ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है, उस तापमान को ठोस का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। इस प्रकार से बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट या बर्फ का गलनांक क्या होगा? 273.16 केल्विन। तो ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जल का क्वथनांक या जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदल जाता है उस तापमान को हम उस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक कहते हैं। बर्फ का जल में जिस तापमान पर गलना होता है वह तापमान होता है 273.16 केल्विन। आइए अब हम वेपोराइजेशन को समझते हैं। इवेपोराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इवेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है? पदार्थों के कण हमेशा डायनेमिक होते हैं, गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या गैस के कणों में विभिन्न मात्रा में डायनेमिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाती है और धीरे धीरे वाष्पीकृत होने लग जाती है। यानी कि सीधी सी बात है कि हम ठोस, द्रव और गैस की बात करते हैं। सबसे पहले हम सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड है ना, हमने देखा सबसे पहले सॉलिड, सॉलिड के बाद हमने देखा लिक्विड, और लिक्विड के बाद फिर गैस। तो सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड में सबसे अधिक क्या होता है? सबसे अधिक इसमें कणों का जो पार्टिकल ऑफ मैटर्स है वो सबसे नजदीक होते हैं, है ना।
लिक्विड में कंपेयर देन सॉलिड कम आपस में आकर्षण बल या एक प्रकार से आणविक बल होता है, और अंतर आणविक बल सबसे कम किस में होगा, फिर गैस में होगा। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जब होती है, जैसे लिक्विड को वाष्पीकृत करना है, तो जब भी इसका क्वथनांक पॉइंट होता है जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्वथनांक 373 केल्विन कहते हैं। तो इस तापमान पर 373 केल्विन पर जब इसके अंतर आणविक बल बहुत दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है, आपस में कनेक्शन छोड़ने लग जाएंगे, तो ये वाष्प बन जाते हैं, वाष्प गैस बन करके, वाष्प बन करके ये इवेपोराइज होने लग जाते हैं। तो इसी पूरी प्रक्रिया को हम इवेपोराइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन या वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, अंतर आणविक बल कम हो जाने की जो घटना है एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट पर द्रव के साथ जब घटता है, तो उस प्रक्रिया को ही हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। देखिए, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि गुप्त उष्मा क्या है और संलग्न की प्रसुप्त उष्मा क्या है। इसको थोड़ा समझ लीजिए। अगर हम गुप्त उष्मा की बात करें, लेटेंट हीट की बात करें, है ना, लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट क्या है? देखिए, जब कोई पदार्थ गलने की प्रक्रिया के दौरान अपने गलनांक पर पहुंचता है, तो इसे और अधिक ताप बढ़ाने के बाद भी यह तापमान में बिना वृद्धि दर्शाए पदार्थ की अवस्था में बदल जाता है। ऐसा पदार्थ उस उष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर लेने के कारण होता है। यह ऊष्मा पदार्थ और बर्तन में छुपी होती है। इसी छुपी हुई हीट एनर्जी को हम गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं। यानी कि जब भी एक बर्फ का टुकड़ा, समझ लीजिए, बर्फ का टुकड़ा द्रव में बदल रहा है, यानी कि जिस तापमान पर वह द्रव में बदल रहा है ना, जिस तापमान पर वह द्रव में बदल रहा है, तो वह तापमान, ठीक है, वह तापमान का जो हीट है ना, वह उसका क्या कहलाएगा, गुप्त उष्मा कहलाएगा। यानी जो जल में तो बदल गया, लेकिन जल में बदलने के बाद भी आप देखते हैं कि उसका हीट जो गलनांक का जो हीट है ना, या लेटेंट हीट है, वो तो कहीं जाने वाला नहीं है, एकाएक तो पूरी तरह से नॉर्मल होगा नहीं। तो उस बर्तन के आसपास आप देखें कहीं कहीं वाष्प बन के वो तैरते रहता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसका एनर्जी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कुछ रूप में अभी भी बचा हुआ है। उसी को लेटेंट हीट या गुप्त उष्मा कहा गया है। संगलन की प्रसुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? वायुमंडल दाब पर 1 किलो ठोस को, कितना, 1 किलो ठोस को अर्थात सॉलिड को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने में जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। यानी कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो सॉलिड को, 1 kg सॉलिड को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी लेटेंट हीट की जरूरत पड़ती है, या फिर जितने उष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। यानी सीधी सी बात है, उसको गलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है 1 किलो ठोस को, उसे ही संगलन की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन ताप पर जल के कणों की उष्मा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की उष्मा से अधिक होती है, क्योंकि जल के कणों की ऊर्जा उसके संगलन की गुप्त उष्मा होती है, जो कि जल के कणों द्वारा अवशोषित होती है। यानी कि जब हम बर्फ की बात करते हैं और नॉर्मल जल की बात करते हैं, दोनों के टेम्परेचर में हमको कहीं ना कहीं अंतर नजर आता है। उसी को गुप्त उष्मा और संगलन की प्रसुप्त उष्मा के रूप में बताया गया है। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या होगी? अब लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg 1 किलोग्राम द्रव या गैस को उसके क्वथनांक पर वाष्पीकृत होने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह उष्मा वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहलाती है। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा आप लोगों ने जान लिया। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या होगी कि वही 1 kg द्रव या गैस है, उसको ऐसा क्वथनांक पॉइंट होगा
100 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको हम लोग बोलते हैं 373 केल्विन, उस पर वो वेपोराइज होने लग जाए, है ना, इवेपोराइज होने लग जाए, तो उसे हम उस द्रव या गैस का लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले फैक्टर यानी कारक क्या हो सकते हैं? सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण प्रभावित हो सकती है, तापमान वृद्धि पर, आर्द्रता में कमी पर, और वायु की गति में वृद्धि से भी वाष्पीकरण को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर अगर हम बात करें तो वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतह बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान अधिक सतह मिलाने से पदार्थ के कणों को आसपास से अधिक ऊष्मा अवशोषित करने के लिए मिलता है, जिससे कणों में डायनेमिक एनर्जी बढ़ जाती है और वाष्पीकरण का रेट ऑफ इवेपोराइजेशन भी बढ़ जाता है। यानी कि सतह जब भी बढ़ेगा, सतह बढ़ेगा तो वहां पर भाई वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा। क्यों दर बढ़ जाएगा? क्योंकि निश्चित रूप से जो डायनेमिक एनर्जी है वो भी अधिक मिलेगा, हीट भी अधिक मिलेगा, तो हीट अधिक मिलेगा तो ये रेट ऑफ इवेपोराइजेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी नाम से सतह क्षेत्र बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वाष्पीकरण का दर भी बढ़ जाता है, रेट ऑफ इवेपोराइजेशन भी बढ़ जाता है। तापमान में वृद्धि पर वाष्पीकरण पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने पर कणों को अधिक से अधिक डायनेमिक एनर्जी मिलती है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी कि उसके जो पदार्थ के कण हैं बहुत दूर दूर फैलने लग जाते हैं, दूर दूर होने लग जाते हैं, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, यानी कि वाष्पीकरण बढ़ेगा। आर्द्रता की कमी, मॉइस्चर, लेक ऑफ मॉइस्चर आप कह सकते हैं, लेक ऑफ मॉइस्चर। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को हम मॉइस्चर या आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जल वाष्प के कणों की मात्रा ऊष्मीय ऊर्जा को कम करती है, जिससे वाष्पीकरण का दर घट जाता है। और उसी प्रकार से वायु की गति में वृद्धि से किस प्रकार से इवेपोराइजेशन में इफेक्ट पड़ता है? तो वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं और जल वाष्प की मात्रा घट जाती है और वाष्पीकरण यहां आसानी से होने लग जाती है। तो ये इवेपोराइजेशन को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर थे। इन फैक्टर को भी आपको ध्यान में रखना है। चारों फैक्टर को आपको दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से फैक्टर इवेपोरेशन, वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। 1, 2, 2, 4, 1, 2, 3 या उपरोक्त सभी। तो इन चारों का नाम वहां पर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वाष्पीकरण के कारण शीतलता आती है क्या? वाष्पीकरण से हम शीतलता कैसे प्राप्त करते हैं? आपने कूलर देखा है, कूलर का टेक्नोलॉजी आप लोग जानते हैं। कूलर में क्या होता है, बाहर की जो गर्म हवा है ये यहाँ पर वाष्पीकरण करने के लिए एक हम जाली लगा दिए हैं, या फिर कपड़े का हो सकता है, किसी प्रकार का वाष्पीकरण माध्यम हो सकता है ना। और यहाँ पर हम चाहें तो जाली वगैरह भी लगा सकते हैं, किसी रेशेदार चीज का, है ना। तो ये वाष्पीकरण जो मीडियम है, इवेपोरेशन मीडियम है, बाहर की जो गर्म हवा को ये अवशोषित कर रही है। तो यहाँ पर हम वाष्पीकरण का माध्यम यानी कि यहाँ से पानी टपका रहे हैं, तो ये यहाँ पर वेंटिलेशन प्रणाली क्या करेगा, इसके हवा को अपनी ओर खींचेगा और फिर बाहर एजेक्ट करेगा, हवा को बाहर फेंकेगा, तो हमें फिर ठंडी हवा मिलने लग जाती है। तो इसी को कहा गया है कि वाष्पीकरण के माध्यम से हम शीतलता या ठंडकता भी प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर के उसका जो इवेपोराइजेशन है उसके थ्रू हम लोग कर क्या रहे हैं, मूल रूप से हम उसकी जो मॉइस्चर है, ये आर्द्रता है, उस आर्द्रता को हम कूलर के माध्यम से, वेंटिलेशन के माध्यम से पूरे रूम में फैला रहे हैं, तो हमको लगता है कि भाई हमें ठंडी हवा प्राप्त हो रही है। उसी को यहाँ पर बताया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको कहाँ पर और नजर आएगा, मिट्टी के घड़े में जो ठंडा पानी आपको मिलता है वो भी वाष्पीकरण के कारण शीतलता प्राप्त करने का माध्यम है। हथेली पर जो आपने इत्र लगाते हैं वो भी ठंडा महसूस होता है, वो भी वाष्पीकरण के कारण शीतलता
से संबंधित अच्छा एग्जाम्पल है। एसीटोन या पेट्रोल गिरने पर हमको ठंडकता महसूस होती है, और गर्मियों में कूलर का रूम को ठंडा कर देना, ये सभी वाष्पीकरण के कारण शीतलता का एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग फिजिक्स के भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, यानी विसरण क्या होता है। विसरण को हम समझना चाहते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। विसरण एक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे से अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की ये अवस्थाओं में उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण हम विसरण की स्थिति देख पाते हैं। अब देखिए, दो कण आपस में इस प्रकार से विसरण, अंतः मिश्रण हो जाना, दो कणों को पदार्थ के कणों का अपने आप ही एक दूसरे से अंतः मिश्रित हो जाना ही क्या कहला रहा है, डिफ्यूजन कहला रहा है, यानी विसरण कहला। द्रव में विसरण की बात करें, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, तो द्रव में, गैस में और ठोस में, तीनों में विसरण की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें ठोस की, तो ठोस में हम देखते हैं एक निश्चित आयतन होता है, एक निश्चित आकार होता है, साइज होता है, तो उसमें विसरण कंपेयर देन लिक्विड एंड कंपेयर देन गैसेस बहुत कम होंगी। लेकिन गैसों द्रव की बात करें तो द्रव में जलीय जीव घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वास लेने में करते हैं। तो ये कौन सी प्रक्रिया है? मूल रूप से द्रव में गैसों के विसरण से संबंधित ही है ना, क्योंकि जलीय जीव भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और H2O पानी में क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो ऑक्सीजन को कैसे प्राप्त करते हैं जलीय जीव? तो द्रव में गैसों का विसरण होता है तभी ना प्राप्त करते हैं। तो जलीय जीव में भी विसरण हो सकता है। लेकिन अगर हम गैसों की बात करें, डिफ्यूजन इन गैसेस, तो ठोस और द्रव की अपेक्षा अंतर आणविक बल सबसे कम होता है गैसों में, और इसी कारण से गैसों के आकर्षण बल काफी कम होने के कारण हम सबसे अधिक रिक्त स्थान पाते हैं गैसों के विसरण में, और गैसों का विसरण सबसे तेज गति से होता है कंपेयर देन लिक्विड, कंपेयर देन सॉलिड। पदार्थ की अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होता है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण आपको नजर आ रहा होगा, कणों के बीच रिक्त स्थान में कमी या वृद्धि अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बात किया द्रव, ठोस और गैस में अंतर आणविक बल के विषय में। यदि पदार्थों के कणों की गतिशीलता बढ़ा या घटा दिया जाए तो अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल, उसी को अंतर आणविक बल भी कहते हैं, यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को कम या अधिक कर दिया जाए तो पदार्थ की अवस्था में आसानी से परिवर्तन लाया जा सकता है। अल्टीमेटली ये कहना चाह रहे हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन उसके अंतर आणविक कणों में बदलाव से संभव हो सकता है। पदार्थ के गुणों में परिवर्तन लाने वाले भौतिक कारक क्या क्या हो सकते हैं? पहला है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। तापमान और दाब, इन दोनों के माध्यम से हम भौतिक परिवर्तन पदार्थ के गुणों में ला सकते हैं। टेम्परेचर से कैसे हो सकता है? किसी भी अवस्था में यदि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिशील ऊर्जा, डायनेमिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण और अधिक गति से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को प्रभावित करता है और इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर के इधर उधर घूमने लग जाते हैं, फैलने लग जाते हैं। फिर ऐसी अवस्था आती है जब ठोस पिघल करके द्रव में बदल जाता है। तो एक लोहे को बहुत अधिक गर्म किया जाए, उसके गलनांक बिंदु से भी अधिक उसको मतलब टेम्परेचर से गलनांक बिंदु पर उसके
उसको परिवर्तित किया जाए तो वो ठोस से द्रव में बदल जाता है। जैसे कि अगर हम बर्फ की बात करें तो बर्फ का द्रव में बदल जाना, तो ये क्या है, तापमान को अगर हमने बढ़ा दिया तो वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल गया, यानी कि हमने उसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया। काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ गया, तापमान की वृद्धि से। तो तापमान की वृद्धि से भी पदार्थ के गुणों में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसी तरह से टेम्परेचर के माध्यम से भी परिवर्तन देखने को मिलता है। टेम्परेचर के अलावा दाब से यानी प्रेशर से भी हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, है ना। जैसे कि पदार्थ के कणों के बीच में, है ना, हम देखते हैं कि जितनी अधिक संपीड्यता है, संपीड्यता कहने का मतलब है कि दबाव, वो गैसों में अधिक होता है। और कंपेयर देन ठोस की बात करें तो द्रव, और द्रव के बाद फिर गैस। गैस में सबसे अधिक दूर दूर फैले होते हैं आपस में कण, और द्रव में कम फैला होता है। तो उसी को हम यहाँ पर समझ सकते हैं आसानी से कि हम दबाव के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, किसी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। सिलेंडर से भरा गैस संपीड़ित दाब करके उसे अधिक मात्रा में गैसों को तरल में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि आप मीथेन गैस को, ब्यूटेन गैस को, है ना, आप क्या कर सकते हो, जो गैसियस अवस्था में उसको बहुत ज़्यादा आपने क्या किया, कंप्रेस किया, और यानी दबाव डाला तो क्या बन गया, गैस से लिक्विड में चेंज हो गया। तो गैस से लिक्विड में चेंज हो गया यानी पदार्थ की अवस्था में निश्चित रूप से आपने परिवर्तन लाया। तो पदार्थ की अवस्था में भौतिक कारक कौन कौन से हैं जो बदलाव ला सकते हैं? पहला है टेम्परेचर, तापमान, और दूसरा है प्रेशर यानी कि दबाव। विभिन्न तापों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है देख लीजिए। ठोस पर तापमान 0 डिग्री है तो बर्फ होगा, तरल 25 डिग्री तापमान है तो जल होगा, और 100 डिग्री अगर तापमान है तो वो जल वाष्प होगा। यानी कि जल की भौतिक 3 अवस्थाएं डिफरेंट टेम्परेचर पर अलग अलग होगी। ठोस कब रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तरल कब होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जल हो जाएगा। और गैस कब बन जाएगा, जल वाष्प कब बन जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्वथनांक पार करने पर। क्लियर। तापमान और दाब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने वाले भौतिक कारक हैं। कैसे कारक, भौतिक कारक। क्लियर है, समझ में आ गया। ड्राई आइस क्या होता है, शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस बर्फ यानी शुष्क बर्फ, इसको हम ठोस CO2 जिसे उच्च दाब पर रखा जाता है, अत्यधिक उच्च दाब में रखने के कारण यह ठोस अवस्था में रह जाता है। अन्यथा एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ड्राई आइस, आपने देखा ड्राई आइस को हम एक और नाम लेते हैं, इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, है ना। तो कई बार ये प्रश्न पूछता है कि शुष्क बर्फ क्या होता है, ड्राई आइस क्या होता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। ड्राई आइस को अगर हम इसके टेम्परेचर को वायुमंडलीय दाब पर छोड़ दें तो ये द्रव में परिवर्तित नहीं होता है, ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। क्योंकि इसको बहुत अधिक दबाव में, बहुत अधिक प्रेशर में रखा जाता है, इसी नाम से ये क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। बहुत अधिक प्रेशर के कारण ठोस बन जाता है। लेकिन शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस की अगर हम बात करें, इसको अगर आप सामान्य वायुमंडलीय दाब पर लेकर के छोड़ेंगे तो वो सीधा सीधा किसमें चेंज हो जाएगा, गैस में, अपनी मूल अवस्था में चेंज हो जाएगा, द्रव नहीं बनता है। इसी नाम से इसको हमने क्या कहा, ड्राई आइस कहा। तो ड्राई आइस क्या होता है आप लोग जान गए। शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क ड्राई आइस को अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम सामान्य वायुमंडलीय तापमान पर रखते हैं तो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, समझ में आ गया। चलिए कुछ
महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसी चैप्टर से संबंधित, इन प्रश्नों को भी देख लेते हैं। इस विश्व की प्रत्येक वस्तु किस सामग्री से बनी है? तो पदार्थों से बनी है। पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न है, पदार्थ के कण निरंतर काइनेटिक डायनेमिक होते हैं, निरंतर गतिशील होती हैं, उनमें किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? उनमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, यानी उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नमक, चीनी व पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? इनके कारण है इनके बीच के अंतर आणविक बल, है ना, यानी कणों के बीच की रिक्त स्थान होना, यानी अंतर आणविक बल के कारण ही नमक, चीनी और पोटेशियम परमैंगनेट समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। इसी को कणों के बीच रिक्त स्थान के होना के विषय में बताया गया है। वायु की गति में वृद्धि पर वाष्पीकरण कैसे होगा? अगर वायु की गति में वृद्धि कर दिया जाए तो वाष्पीकरण कैसे होगा? हमने आपको बताया था, बहुत तेज गति से वाष्पीकरण होगा। अगर वायु की गति में आपने वृद्धि कर दिया या टेम्परेचर में आपने वृद्धि किया, दो चीजें होती हैं, एक तो टेम्परेचर और प्रेशर, तो इन दोनों को अगर बढ़ाया जाए तो इवेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों में किसी को भी बढ़ाया तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। कैसे कपड़े? सूती कपड़े। सतह क्षेत्र पर वाष्पीकरण कैसे होगा? तो सतह क्षेत्र पर टेम्परेचर डायरेक्ट पड़ता है सतह पर, है ना, कोई भी ये सतह सपोज फर्श है तो इस पर जो लाइट है वो डायरेक्ट पड़ेगा ना, बहुत तीव्र बढ़ेगा, और तीव्र बढ़ेगा इस नाम से यहां पर जो वेपराइजेशन है, वाष्पीकरण है, इवेपोराइजेशन है, वो क्या होगा? बहुत अधिक होगा, तीव्र होगा। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम ऊर्ध्वापतन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वापतन। इसे अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहा गया है। सब्लिमेशन कहा गया है। सब्लिमेशन, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन? Sublimation is the transition of substance directly from a solid state to gas state, यानी कि ये सीधे सीधे आपको सॉलिड स्टेट से, है ना, इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिए, सॉलिड स्टेट से आप डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस। अब ये हमको कहाँ पर नजर आता है? ये हमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 में नजर आता है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ भी कहते हैं। तो शुष्क बर्फ बहुत अधिक इसको कंप्रेस करके ठोस अवस्था में ला दिया जाता है। इसको सामान्य तापमान में, वायुमंडलीय दाब पर, सामान्य वायुमंडलीय तापमान पर रखा जाता है, तो ये द्रव में परिवर्तित न होकर के सीधे गैस में चेंज हो जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदलते हैं? अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब हमको क्या पता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में बदलना चाहें तो इसका क्या होगा? 273.15 केल्विन होता है ना। तो 273 प्लस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 373 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 373 केल्विन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भाप के कणों की ऊर्जा पानी के कणों की ऊर्जा से कैसे होती है? अधिक होगी निश्चित रूप से। इसका जो क्वथनांक पॉइंट हो जाता है ये है ना, तो यहां पर भाप के कणों की ऊर्जा अधिक होगी निश्चित रूप से।
वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, उबलने लगता है मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उबलने लगता है, 373 केल्विन, है ना। तो इस तापमान पर ये जो है उबलने लग जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दाब पर उसका क्वथनांक कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, संगलन की प्रसुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा, वाष्पीकरण उष्मा या सौर उष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक द्रव में बदलने वाली एनर्जी को हम लोगों ने पढ़ा है, उसको गलनांक, मेल्टिंग जो एनर्जी होगी, हीट एनर्जी, मेल्टिंग हीट एनर्जी, तो उसको हम संलग्न प्रसुप्त उष्मा के नाम से जानते हैं। ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसे रहता है, तो भाई समान रहेगा उसमें। तो अगला प्रश्न है, किसी तरह की वृद्धि दर्शाए बिना ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ में अवशोषित कर लेती है, तो उस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, उस ऊष्मा को हम गुप्त उष्मा कहते हैं। उसी उष्मा को हम क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा हमने पढ़ा है अभी। संगलन किसे कहते हैं, संगलन क्या है, ठोस से द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया है, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया है, उसे हम संगलन कहते हैं। तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर द्रव में किस वजह से परिवर्तित हो जाता है, हमने कई बार पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर तापमान में वृद्धि जैसे होती, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वह बर्फ पिघल करके द्रव में परिवर्तित हो जाता है। CNG का पूरा नाम क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, इसे हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG, ठीक। LPG का पूरा रूप क्या है, LPG द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसे ही हमने क्या कहा, LPG कहा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जलचर प्राणी श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, कहां से लेंगे, जल में घुली ऑक्सीजन से लेंगे, जल में घुली ऑक्सीजन से। तो इस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चंस को समझने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप हमारे IAS ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए नीचे, जहां पर आपको PDF नोट्स भी उपलब्ध हो जाते हैं। और एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करना है, यही आपका फीस है। बाकी क्लासेस आपके लिए YouTube पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक है, मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हैव अ ग्रेट डे।